हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किलार। मैं हूं प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में एक्सरसाइज 3.2 के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको हम कंप्लीट कर लेंगे। पिछला वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर लिंक मिल जाएगा, और ऊपर से लिंक नहीं मिलती है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट की लिंक मैंने मैंशन कर दी है, तो वहां से आप आसानी के साथ कोई भी चैप्टर देख सकते हैं। ठीक है, तो 16 क्वेश्चन हमारा हो गया था लास्ट क्लास में। सो यहाँ पर हमने सबसे पहले लिया है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में हमको बोला जा रहा है कि इफ ए इक्वल टू दिस, आई इक्वल टू दिस, फाइंड के सो दैट ए स्क्वायर इक्वल टू के ए माइनस 2i। तो सीधी सी बात है कि ये चीज हमारे पास है, ए की वैल्यू हमारे पास है, आई की वैल्यू हमारे पास है, और हमको सीधी सी बात है के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए करते हैं। तो जो हमारा पिछला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 16 15, ऑलमोस्ट उसी के जैसा है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। तो सबसे पहले हम ए स्क्वायर फाइंड करेंगे यहाँ पर। सो ए स्क्वायर फाइंड करने के लिए हम ए का ए से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ए इंटू ए स्क्वायर। ठीक, तो करते हैं। तो यहीं पर मैं कर रही हूं, तो देखें कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। पहली रो का पहले कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 जार 9 और 2 4 जार 8, लेकिन ये माइनस का है तो ये माइनस। ठीक, तो पहली रो का पहले कॉलम में हो गया, पहली रो का दूसरे कॉलम में करेंगे। 3 2 जार -6 और 2 2 जार 4, बट माइनस माइनस प्लस। ठीक, तो पहली रो का पहले कॉलम में हुआ तो ये मिला, और पहली रो का दूसरे कॉलम में हुआ तो ये मिला। ठीक है, अब दूसरी रो की बात करते हैं। दूसरी रो का पहले कॉलम में तो 4 3 जार 12, 2 4 जार 8। ठीक, फिर दूसरी रो का दूसरे कॉलम में 4 2 जार 8 और 2 2 जार 4, लेकिन माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएगा प्लस। बस ये आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर। 9 माइनस 8 1, -6 प्लस 4 -2, -8 प्लस 4 -4, और 12 माइनस 8 4। ठीक, तो ये आ गया हमारा ए स्क्वायर। बस अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू हम पुट अप करते हैं। तो देखें हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर इक्वल टू के ए माइनस 2i। सो यहाँ पर ए स्क्वायर की वैल्यू पुटअप करेंगे। ए स्क्वायर हमने फाइंड किया है 1 4 -2 -4। ए स्क्वायर इक्वल टू के ए, तो ये रहा हमारा ए में हम के का मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन अभी नहीं करते हैं क्योंकि के की वैल्यू तो हमको फाइंड ही करना है। तो के ए कितना है हमारा 3 -2 4 -2, के ए -2i -2। अब i कितना है हमारा 1 0 0 1, और अगर इस 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं हम अंदर, तो यहाँ पर अभी दोनों जगह क्या आ जाएगा 2 2, और ये 2 हमने हटा दिया। ठीक, बस अब इसको हमको सॉल्व करना है और के की वैल्यू फाइंड करना है। तो ये आपका ए स्क्वायर है, ठीक है, और ये माइनस का है ये वाला मैट्रिक्स, तो ये माइनस का इस तरफ आके प्लस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 1 4 -2 -4, और ये मैट्रिक्स माइनस का इस तरफ आके प्लस का, तो प्लस 2 0 0 2 इक्वल टू हमारा है के 3 -2 4 -2। ये रहने दीजिए अभी के लिए। ठीक है, तो इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए, तो 1 + 2 ये हो जाएगा 3, -2 + 0 -2, 4 + 0 4, -4 + 2 -2 इक्वल टू, ये आ गया के। और चाहे तो के का अगर अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 3k -2k और 4k यहाँ से -2k। ठीक, अगर के का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, क्योंकि ये है तो स्केलर, इसके लिए इस मैट्रिक्स के लिए मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमको दिख रहा है कि ये मैट्रिक्स इक्वल टू ये मैट्रिक्स, जब दो मैट्रिक्स इक्वल होती हैं मतलब उनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो इक्वल होते हैं, तो बस बात खत्म। कहीं से भी आप के की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे ये 3 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3k होगा, तो 3 = 3k। सो यहाँ से आपको के की वैल्यू, ये 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएगा, 3 1 जार 3, यानी के की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 1। तो कहीं से भी आप फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से देख लो आप, -2 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट -2k है, -2 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट -2k है, माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ से भी के की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1। तो कहीं से भी फाइंड कर सकते हैं, मैं सभी जगह से आपको करके बता देती हूँ। 4 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 4k,
तो 4 इक्वल टू 4 के, और इक्वल क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि बीच में क्या है, इक्वल, ये दोनों मैट्रिक्स हमारी इक्वल है ना, तो यहाँ से भी k की वैल्यू आ जाएगी 1, और इसके अलावा -2 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट -2, तो -2 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है -2k, तो माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ से भी k की वैल्यू 1, तो आप कहीं से भी k की वैल्यू फाइंड करेंगे आपको k की वैल्यू 1 ही मिलेगी, बात खत्म। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। जो हमारे पिछले 2 क्वेश्चन थे जो हमने पिछले वीडियो में कवर किए थे, क्वेश्चन नंबर 15 और 16, ऑलमोस्ट उसी के जैसे थे, उससे और सिंपल हम कह सकते हैं। ये हमको दिया था a² इक्वल टू ka माइनस 2i। ठीक है, सीधा सीधा है कि हमको k की वैल्यू फाइंड करनी थी, a की वैल्यू हमारे पास थी, i की वैल्यू हमारे पास थी, सबसे पहले हमने a² फाइंड किया, तो a² फाइंड कर लिया हमने ये। इसके बाद हमने क्या किया, सीधा इसको उठाया और इसमें सारी की सारी वैल्यू पुटअप कर दी, a² की वैल्यू रखी, ka माइनस 2i माइनस 2 का मल्टीप्लाई हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कर दिया, तो 2i ये हो गया। ठीक है, इसके बाद ये माइनस का था, इस तरफ आके प्लस का हो गया, इन दोनों को हमने ऐड कर लिया, इस k का मल्टीप्लाई यहाँ अंदर कर दिया। अब क्योंकि दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं इसलिए इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे, तो कहीं से भी आप k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, सभी जगह से मैंने आपको फाइंड करके बता दिया, तो k की वैल्यू आएगी हमारी 1। तो क्वेश्चन नंबर 17 हो गया है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। सो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, बढ़िया क्वेश्चन है, बस ध्यान से आपको समझना होगा, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या बोला जा रहा है, इफ a इक्वल टू दिस, तो a मैट्रिक्स हमको दी है। अब ये मैट्रिक्स कितने बाय कितने की, यानी ऑर्डर कितना है, 2 रो है, इसमें 2 कॉलम है, मतलब 2x2 की मैट्रिक्स आपको गिवन है। इसके बाद हमको बोला जा रहा है एंड I इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। तो अगर हमको क्वेश्चन में नहीं भी बोला जाता कि जो आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 2 है, ऑर्डर 2 का मतलब 2x2 की मैट्रिक्स है, तब भी हमको 2x2 की ही मैट्रिक्स लेनी होती। उसका रीजन क्या है, मैंने आपको इससे पहले जो क्वेश्चन कराए थे, पिछली क्लास में जो क्वेश्चन हमने किए थे, तब मैंने आपको क्या बताया था कि जिस भी ऑर्डर की आपकी गिवन मैट्रिक्स रहेगी उसी ऑर्डर की आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेनी होगी। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 2, शो दैट i प्लस ए इक्वल टू i माइनस ए, और इसके मल्टीप्लीकेशन में है cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा। तो सीधी सी बात है कि हमको ये प्रूव करना है कि दिस इक्वल टू दिस। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, LHS लेंगे, LHS को सॉल्व करेंगे, फिर हम RHS को लेंगे और RHS को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि A हमको दिया है ये, और सबसे पहले जो LHS आपको दिख रहा है वो है I प्लस ए। ठीक है, टेकिंग LHS ले रहे हैं, तो LHS में क्या है आपका I प्लस ए, तो I क्या है हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे, 2x2 की मैट्रिक्स है, तो 1 0 0 1। ठीक है, यही होती है हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, 1x1 2x2 3x3 किसी की भी हो सकती है, तो ये डिपेंड करेगा आपके क्वेश्चन में जो मैट्रिक्स दी है उस पर। तो ये हो गया I प्लस ए, यहाँ पर a लिखेंगे जो हमको ये दिया हुआ है, तो 0, यहाँ पर 10 अल्फा बाय 2, यहाँ पर -10 अल्फा बाय 2, और यहाँ पर 0। तो बस इन दोनों को ऐड कर देना है। तो चलिए करते हैं। तो ऐड करना तो बिल्कुल आसानी है, आपको समझ में आ ही गया होगा कैसे करना है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 का क्या है, 0, तो 1 में आप 0 ऐड करेंगे, 1 प्लस 0, तो क्या आएगा आपके पास यहाँ पर 1। ठीक, 0 प्लस 0 में क्या ऐड करेंगे, 0 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है -10 अल्फा बाय 2, तो ये नेगेटिव है, ध्यान रखें, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो 0 -10 अल्फा बाय 2 ये हो जाएगा -10 अल्फा बाय 2। इसके बाद 0 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 10 अल्फा बाय 2, तो 0 प्लस 10 अल्फा बाय 2 ये हो जाएगा 10 अल्फा बाय 2, सिंपल। अब 1 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 0, तो 1 प्लस 0 1, तो ये आ गया आपका, देख लो, LHS। ठीक है, तो LHS को सॉल्व करके हम ये ले आए। अब आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा LHS जो है इसके जैसा हमारा RHS नहीं दिख रहा है, तो कहने का मतलब ये है कि इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं, और सॉल्व करने के बाद अगर ये आ जाता है तो ये दोनों हम इक्वल प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हमने क्या किया, LHS को सॉल्व करा और ये ले आए। अब RHS को सॉल्व करके भी हमको सेम यही चीज लानी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम लेंगे RHS और उसको सॉल्व करेंगे। तो आप चाहे तो साइड में आप कहीं पर भी नोट करके रख लें कि जो आपका LHS आया वो क्या आया, 1 -10 अल्फा बाय 2, यहाँ पर 10 अल्फा बाय 2 और यहाँ पर 1। ठीक है, ये आपका LHS को सॉल्व करने पे आया था, बस यही का यही सॉल्व करके हमको लाना है RHS। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लेंगे टेकिंग RHS।
अब RHS को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या है RHS में I माइनस ए, तो सबसे पहले हम यहाँ लेंगे I 1 0 0 1, ये हो गया I माइनस ए क्या है ये, तो 0 10 अल्फा बाय 2 माइनस 10 अल्फा बाय 2 और 0। ठीक है, तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी के साथ आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। हमको सिर्फ दिस इक्वल टू दिस प्रूफ करना है, तो इसको सॉल्व करके हम ये ले आए। ठीक है, ये हमने साइड में इसलिए लिख लिया है क्योंकि अब जो हमारा RHS है इसको भी सॉल्व करके हमको यही चीज लानी है। ठीक है, तो ये हो गया I माइनस ए, और इसी के मल्टीप्लीकेशन में एक मैट्रिक्स हमको दी है, हम ये मैट्रिक्स लिख लेंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा, यहाँ हो जाएगा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि ये दोनों हैं आपके ब्रैकेट के अंदर, तो पहले आपको इन दोनों को सॉल्व करना है, उसके बाद इनको सॉल्व करने के बाद जो भी आएगा उसका मल्टीप्लाई यहाँ करना है। देख पा रहे हैं आप क्लियरली, I माइनस ए पहले आप फाइंड करिए, फिर जो भी इससे आएगा उसका मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले ये रहा I माइनस ए, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो 1 में से 0 को माइनस करिए, तो 1 माइनस 0 1। ठीक है, 0 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 10 अल्फा बाय 2, ये माइनस का है ध्यान रखें, तो 0 यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 0 प्लस 10 अल्फा बाय 2 प्लस का 10 अल्फा बाय 2। ठीक, अब ये रहा 0 0 माइनस 10 अल्फा बाय 2, ये हो जाएगा माइनस 10 अल्फा बाय 2, और 1 माइनस 0 तो ये आ गया 1। तो इसको हमने सॉल्व कर लिया I माइनस ए को, तो हमको ये मिल गया। ठीक, क्लियर। चलिए अब इसी के मल्टीप्लाई में है ये, क्या है ये, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और ये रहा कॉस अल्फा। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, क्योंकि देखो इनके बीच में कोई प्लस या माइनस का साइन नहीं है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके हमको लाना है ये। तो अब आपके पास यहाँ से 2 चॉइस हैं, आप चाहें तो स्टार्टिंग में ही कॉस को 10 में कन्वर्ट कर लो, साइन को 10 में कन्वर्ट कर लो, या आप चाहें तो आप इनका मल्टीप्लाई कर लो, और आगे जाके भी आपको फॉर्मूला तो अप्लाई करना ही है। ठीक है, जब आप इनका मल्टीप्लाई कर लोगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो फॉर्मूला बनेगा वो आपका कॉस ए माइनस बी साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा, फिर कैंसिल आउट होकर आपको कॉस अपॉन कॉस से कैंसिल होकर बना जाएगा, और साइन अपॉन कॉस हो जाएगा 10। तो वैसे भी कर सकते हैं, और जो दूसरा तरीका है जो मैं यहाँ पे करा रही हूँ वो भी हो सकता है। हम क्या कर सकते हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि देखो ये तो 10 में है ही, हमको रिजल्ट चाहिए, हमारा LHS आया 10 के फॉर्म में। ठीक है, तो ये 10 में है ही, हम स्टार्टिंग में ही कॉस को और साइन को दोनों को 10 में कन्वर्ट कर लें। अब इसके लिए जरूरत लगेगी कि आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए, तो फॉर्मूले आप स्टार्टिंग में लगा लो या फिर बाद में, फॉर्मूले तो आपको आना ही चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के। ठीक है, तो यहाँ पर जो फॉर्मूले मैं लगाने वाली हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ। कॉस और साइन को 10 में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए LHS को सॉल्व करने पे ये हमारा आ गया। ठीक है, अब RHS को सॉल्व करने पे ये लाना है हमको, तो इसी के आगे हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले रफली बता दे रही हूँ, आपको लगे तो फॉर्मूले आप नोट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर कॉस अल्फा है, लेकिन हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉस 2 थीटा का। कॉस 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है हमारा। लेकिन अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर 2 अल्फा नहीं है, तो अगर यहाँ पर से 2 हट गया, 2 हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर भी 2 से करेंगे, यहाँ से 2 से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर थीटा में 2 से डिवाइड करा तो यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल होके यहाँ क्या आ गया, कॉस थीटा। ठीक है, मतलब कॉस अल्फा को हम रिप्लेस कर सकते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाय 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाय 2। ठीक, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूले को हमने cos थीटा में कन्वर्ट कर लिया। ठीक, तो cos की जगह पे तो ये आ जाएगा। अब साइन की बात करते हैं, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, साइन 2 थीटा का। बट यहाँ पर भी देखो साइन के साथ जो थीटा है वो 2 थीटा नहीं है, सिर्फ थीटा है। ठीक है, यहाँ पर थीटा ले रहा है, यहाँ पे अल्फा दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर 2 नहीं है, तो इस 2 को हटाने के लिए हम यहाँ पर भी 2 से डिवाइड करेंगे, तो ऑब्वियसली यहाँ थीटा में 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ के थीटा में भी, यहाँ के थीटा में भी, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, बस बात खत्म। तो साइन अल्फा की जगह पे हम पुटअप कर सकते हैं 2 tan अल्फा बाय 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाय 2। ठीक, तो चाहे तो आप ये दोनों फॉर्मूले अपने पास साइड में नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं इसको हटाऊंगी और डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मूले पुटअप करूंगी। ठीक है, लेकिन आपको साइड में ये चीज मेंशन करनी है कि हम ये फॉर्मूले अप्लाई कर रहे हैं।
अब बोर्ड है, यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है, इसीलिए मुझे इसको हटाना पड़ेगा। ठीक, चलिए, और इसको भी मैं हटा रही हूँ। आपको पता तो है ही कि LHS को सॉल्व करने पे ये आया है। तो सबसे पहले हमने क्या करा, i माइनस ए से ये मिल गया और ये हमारा एज इट इज। अब कॉस को हम 10 में कन्वर्ट कर लेंगे, साइन को भी 10 में कन्वर्ट कर लेंगे, तो चलिए कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये तो हमारा एज इट इज ही रहेगा, 1 माइनस 10 अल्फा बाय 2, यहाँ पर भी 10 अल्फा बाय 2 और यहाँ पर आ जाएगा 1। इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो ध्यान दें, कॉस अल्फा को हमने लिखा 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2। सिर्फ कॉस को कन्वर्ट किया है अभी हमने, है ना। अब ये वाला जो साइन है इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 10 अल्फा बाय 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2। ठीक, अब यहाँ माइनस साइन है तो लगा रहने दीजिए, माइनस साइन को कन्वर्ट कर लेंगे 2 10 अल्फा बाय 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2। कॉस को कन्वर्ट करेंगे वही सेम फॉर्मूला, 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2। समझ में आ रही बात। हमने क्या किया, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, जो मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, तो कॉस हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2 और साइन की जगह पे 2 10 अल्फा बाय 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2। अब आप देखें इसका और इसका अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो जैसे कि आपको पता है कि वैसे ही हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इतनी सारी गड़बड़ होने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर अब हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर भी 10 अल्फा बाय 2 है, यहाँ पर भी 10 अल्फा बाय 2 और सभी जगह 10 अल्फा बाय 2 तो है ही। तो 10 अल्फा बाय 2 को हम किसी वेरिएबल से रिप्लेस कर देंगे, जिससे एटलीस्ट हमारी कैलकुलेशन थोड़ी छोटी हो जाएंगी और लास्ट में जब हमारा आंसर आ जाएगा तो उस वेरिएबल को वापस से 10 से रिप्लेस कर देंगे। समझ में आ रही बात। देखो, तो आप एक काम करो, इतना आप नोट कर लो। ठीक है, अब इस स्टेप के आगे जो हम सॉल्व करेंगे वो हम यहाँ से करेंगे, तो ये मैं अब हटा दूंगी, तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए, जब हमने RHS लिया तो ये रही हमारी पहली स्टेप, ये रही हमारी दूसरी स्टेप और ये रही हमारी तीसरी स्टेप। तीनों को आप नोट कर लीजिए, बाकी अब हम आगे सॉल्व करेंगे इसको हटाकर। सो यहाँ पर हम इसके आगे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स में करेंगे तो आपको यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि जो हमारी कैलकुलेशन रहेंगी ये बहुत बड़ी बड़ी हो जाएंगी। इसलिए हम क्या करेंगे कि सभी जगह आप देख रहे हैं जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो है 10 अल्फा बाय 2। तो 10 अल्फा बाय 2 को हम किसी वेरिएबल से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, सो लेट टेन अल्फा बाय 2 इक्वल टू टी। सभी जगह हम 10 अल्फा बाय 2 इक्वल टू टी पुट अप कर देंगे। जब हमारा आंसर आ जाएगा तो वापस से टी को हम रिप्लेस कर देंगे 10 अल्फा बाय 2 से। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, चलिए करते हैं। तो सबसे पहले इसको रिप्लेस कर रहे हैं, ध्यान से देखें। ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस टी, यहाँ पर 10 अल्फा बाय 2 तो यहाँ आ गया टी और ये 1 एज इट इज। तो देखिए कितना छोटा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं, इसको करते हैं। तो 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2, तो 10 अल्फा बाय 2 को टी से रिप्लेस करेंगे तो टी स्क्वायर अपॉन सेम इसी तरीके से 1 प्लस टी स्क्वायर। इसको रिप्लेस करते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर चलते हैं। तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ पर 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो हमने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पर सभी जगह 10 अल्फा बाय 2 की जगह पे टी पुट अप कर दिया। लेट 10 अल्फा बाय 2 इक्वल टू टी। अब आसानी के साथ हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो चलिए करते हैं। अब मैं इसको हटा दे रही हूँ। चलिए तो अब मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, देखिए ये भी 2 बाय 2 की मैट्रिक्स है, ये भी 2 बाय 2 की मैट्रिक्स है। 2 रो 2 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम। ठीक है, तो 2 बाय 2 की मैट्रिक्स, 2 बाय 2 की मैट्रिक्स जो रिजल्ट मैट्रिक्स आएगी वो भी 2 बाय 2 की मैट्रिक्स रहेगी। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हम, पहली रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम में फिर दूसरे कॉलम में। तो पहली रो है 1t का मल्टीप्लाई पहले कॉलम में होगा। चलिए करते हैं।
तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें किया तो ये तो एज इट इज आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। 1 का इसमें किया, टी का इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो पहली रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम में कर दिया, तो 1 का इसमें करेंगे, टी का इसमें करेंगे, बीच में लगाएंगे प्लस। ठीक, पहले कॉलम का काम खत्म, पहली रो के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब पहली ही रो का दूसरे कॉलम के साथ करेंगे तो 1t का मल्टीप्लाई 1 का यहाँ, टी का यहाँ, तो 1 का यहाँ करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, बीच में लगाएंगे प्लस, और टी का होगा यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो टी का मल्टीप्लाई मैं डायरेक्ट कर रही हूँ उसमें, टी का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो ये हो जाएगा टी, बीच में माइनस, टी स्क्वायर में होगा तो ये हो जाएगा टी क्यूब अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। समझ में आई बात? पहली रो का पहले कॉलम में किया तो ये आया, अब पहली रो का दूसरे कॉलम में तो 1 का हो गया यहाँ पे, तो ये एज इट इज, फिर बीच में लगता है प्लस, टी का मल्टीप्लाई यहाँ पर होगा तो टी का मल्टीप्लाई मैंने कर दिया, टी का 1 में टी माइनस टी क्यूब। ठीक, चलिए तो पहली रो का काम खत्म। अब दूसरी रो का पहले कॉलम में, तो ध्यान दें माइनस टी का यहाँ पर होगा, तो मैं डायरेक्ट माइनस टी का मल्टीप्लाई इसमें कर रही हूँ, तो ध्यान दें 1 का होगा माइनस टी में तो माइनस टी, टी स्क्वायर में होगा माइनस टी का तो माइनस माइनस प्लस टी क्यूब। क्लियर? ठीक, अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। क्लियर है ना? अब 1 का होगा यहाँ पर तो ये हो जाएगा प्लस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो 1 का मल्टीप्लाई करने में तो कोई दिक्कत जाती नहीं है। ठीक है, तो दूसरी रो का पहले कॉलम में हो गया, अब दूसरी ही रो का दूसरे कॉलम में, तो माइनस टी का होगा यहाँ पे, तो ध्यान दें माइनस माइनस प्लस टी इंटू 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक, और 1 का होगा यहाँ पे तो ये एज इट इज आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ये लीजिए हो गया, बस इसको ही आपको सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखें कि डिनोमिनेटर तो दोनों के सेम है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो जो भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है न्यूमरेटर में हम डायरेक्ट कर सकते हैं, एलसीएम लेने की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एलसीएम हमारा यही आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ पर 1 प्लस टी स्क्वायर, तो एलसीएम तो 1 प्लस टी स्क्वायर आ ही जाएगा। डायरेक्ट ऊपर वाले जो टर्म उनको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर, तो 2t स्क्वायर में से टी स्क्वायर माइनस होगा तो क्या बचेगा? टी स्क्वायर। ठीक, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, डिनोमिनेटर में तो 1 प्लस टी स्क्वायर ही आएगा। दोनों का एलसीएम लिया तो 1 प्लस टी स्क्वायर, इनको सॉल्व किया तो 1 एज इट इज, 2t स्क्वायर में से टी स्क्वायर माइनस हुआ तो प्लस का टी स्क्वायर, खत्म इसका काम। अब इसको देखते हैं, यहाँ पर 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। न्यूमरेटर को सॉल्व करते हैं तो माइनस टी प्लस टी क्यूब प्लस 2t, तो 2t प्लस का है, t माइनस का है, 2t में से t माइनस होगा तो क्या बचेगा? t प्लस टी क्यूब एज इट इज। ठीक, ये भी काम खत्म। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर भी एलसीएम 1 प्लस टी स्क्वायर ही आएगा, 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक, सॉल्व कर लीजिए तो देखें ये 2t है, ये t है, तो 2t और t सॉल्व हो सकते हैं। ये माइनस का है, ये प्लस का t है, तो माइनस 2t प्लस t आ जाएगा माइनस t, और माइनस टी क्यूब एज इट इज। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर, तो 1 प्लस टी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें ये 2t स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर, तो 2t स्क्वायर में से टी स्क्वायर माइनस हो सकता है, तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, 2t स्क्वायर प्लस का था, टी स्क्वायर माइनस का था, तो 2t स्क्वायर में से टी स्क्वायर माइनस हुआ तो प्लस का टी स्क्वायर, ये 1 एज इट इज। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करना है, तो चलिए करते हैं। तो ध्यान दें अब आप, ये 1 प्लस टी स्क्वायर से 1 प्लस टी स्क्वायर ये कैंसिल, यहाँ पर भी 1 प्लस टी स्क्वायर से 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, यानी 1 बचा यहाँ पर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले देखें अगली स्टेप हमारी, यहाँ पर ये हो गया 1। ठीक, इसको देखते हैं तो दोनों जगह से देखो t कॉमन आ रहा है, तो हमने t कॉमन ले लिया, तो बचेगा क्या? 1 प्लस टी स्क्वायर। डिनोमिनेटर में क्या है? 1 प्लस टी स्क्वायर। समझ में आई बात? यहाँ t है, यहाँ टी क्यूब है, दोनों जगह से t कॉमन ले लिया। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर दोनों जगह से माइनस साइन कॉमन आ रहा है, तो माइनस साइन कॉमन ले लिया, टी भी कॉमन आ रहा है, टी भी कॉमन ले लिया।
अंदर बचा 1 प्लस टी स्क्वायर, डिनोमिनेटर में ऑलरेडी है 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ पर हो गया 1। ठीक, समझ में आई बात? इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। अब देखिए क्या बचा है, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा टी, यहाँ बचा माइनस टी और यहाँ बचा 1। ठीक, अब जब हमारा आंसर टी में आ गया तो वापस से हम आंसर उसी में देंगे जिसमें हमको क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन हमको दिया था 10 अल्फा बाय 2 में, तो टी को हम रिप्लेस कर देंगे वापस से 10 अल्फा बाय 2 से, बात खत्म। तो ये आ गया 1, ये आ गया 10 अल्फा बाय 2, यहाँ पर माइनस साइन 10 अल्फा बाय 2 और यहाँ पर 1। तो अब आप खुद देख लीजिए, यही हमारा LHS को सॉल्व करने पे आया था और RHS को सॉल्व करके भी हम यही ले आए। ठीक है, तो ये हमारा आ गया RHS। तो LHS और RHS जो हैं ये दोनों आ गए इक्वल, काम खत्म। ठीक है, तो ये हो गया हैंस प्रूव्ड। ठीक, तो मे भी हो सकता है कि मैं अभी बोर्ड पे करा रही हूँ इसलिए मुझे टाइम लगा, और सीधी सी बात है कि एक्सप्लेन भी करना पड़ रहा है इसलिए ज़्यादा टाइम लग रहा है। बाकी जब आप एक बार कॉपी में प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी के साथ हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर सारी चीज़ें हमारे नोटबुक में हमको सामने दिखती हैं। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये जो क्वेश्चन था अच्छा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा ध्यान से करना है आपको। और इसको भी सॉल्व करने के दो तरीके हैं, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। आप चाहें तो सीधा मल्टीप्लाई करके बाद में आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा cos a माइनस बी साइन a माइनस बी का, और चाहे तो स्टार्टिंग में ही आप cos को 10 में साइन को 10 में कन्वर्ट करके और इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने किया पूरा RHS सॉल्व। RHS को सॉल्व करने पे भी वही मिला जो हमको LHS सॉल्व करने पे मिला था, इसलिए LHS और RHS इक्वल हो गए और ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 18 हो गया है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। सो नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 को आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 में बोला जा रहा है अ ट्रस्ट फंड हैज 30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। तो एक ट्रस्ट है जिसके पास 30,000 रुपीज़ हैं। ठीक है, अब उनको ये 30,000 रुपीज़ को 2 टाइप के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है। पहला जो बॉन्ड है वो कितना पैसा देता है 5% पर एनम, यानी कि जो इंटरेस्ट है वो 5% के हिसाब से मिल रहा है, और जो सेकंड बॉन्ड है उसमें 7% के हिसाब से इंटरेस्ट मिल रहा है। अब हमको आगे ये बोला जा रहा है यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड 30,000 among the 2 types of bonds if the trust fund must obtain an annual total interest of 1800। तो यहाँ पर 2 पार्ट हैं, पहला अगर आपने समझ लिया तो दूसरे को करने में आपको दिक्कत नहीं होगी, इसलिए पहला जो क्वेश्चन है उसको आप ध्यान से समझ लीजिए। चलिए तो उसको ध्यान से समझें। क्वेश्चन में हमको ये बोला जा रहा है कि भाई एक ट्रस्ट फंड है, उसके पास 30,000 रुपए, 30,000 रुपीज। ठीक है, ₹30,000 उसके पास टोटल हैं। अब वो ये बोल रहा है कि यहाँ पर 2 फंड हैं जिसमें से एक में हमको इंटरेस्ट मिल रहा है पर ईयर के हिसाब से 5% पे, और दूसरे पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है, जो इंटरेस्ट रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो 7% है। ये हमको ये बोल रहे हैं कि अगर साल भर में हमको इतना इंटरेस्ट मिल जाए 1800 रुपीज, साल भर में हमको 1800 रुपीज मिल जाए, इतना हमको चाहिए, लेकिन हम कितना पैसा दोनों में इन्वेस्ट करें। कहने का मतलब ये है कि जो पहला फंड है उसमें कितना पैसा डालें और दूसरा फंड है उसमें कितना पैसा डालें, जिससे हमको टोटल इंटरेस्ट पूरे साल का मिल जाए 1800। तो सीधी सी बात है कि देखिए ट्रस्ट फंड के पास 30,000 रुपीज है। लेट हम सपोज करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमको यही बोला है कि दोनों अमाउंट बताइए, पहले फंड का अमाउंट और दूसरे फंड का अमाउंट बताइए जिससे हमको इंटरेस्ट ये मिल सके। तो लेट हम सपोज करते हैं कि जो फर्स्ट फंड है उसमें हम कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं x रुपीज। ठीक है, एंड जो सेकंड फंड रहेगा, सीधी सी बात है कि भाई एक फंड में हमने इतने रुपए इन्वेस्ट कर दिए, तो जो बचेंगे 30,000 में से जो बचेंगे वो रहेंगे सेकंड फंड के लिए। तो टोटल है हमारे पास 30,000 रुपीज, इसमें से हम x को माइनस कर देंगे, यानी ये रुपए हम पहले में इन्वेस्ट कर चुके हैं, अब इनको हटा के 30,000 में जितने भी बचेंगे वो हमारे सेकंड फंड के रुपीज रहेंगे। ठीक है, अब हमको अगर इंटरेस्ट रेट की बात करें तो जो फर्स्ट बॉन्ड का है, फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% पर एनम या पर ईयर, और सेकंड बॉन्ड
pays 7% पर ईयर। अब हमको बोला ये जा रहा है कि आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज करिए। तो अगर सीधा सीधा आपको बोला जाता है कि भाई इतना इंटरेस्ट मिलेगा तो आप कैसे फाइंड करेंगे, तो आप सीधा क्या करते कि जो हमारे पास x रुपीज हैं इसके करस्पॉन्डिंग है 5%, ठीक है। पहले फंड के लिए 5% पर ईयर का इंटरेस्ट लग रहा है, तो यहाँ से आप फाइंड कर लेते। और जो दूसरा फंड है उसमें 30,000 माइनस x रुपीज है और उस पर मिल रहा है 7% का हमको इंटरेस्ट, तो आप ऐसे डायरेक्ट फाइंड कर लेते, दोनों को ऐड कर देते तो आपको टोटल इंटरेस्ट मिल जाता। लेकिन यहां पर हमको यूज करना है मैट्रिक्स का। तो अब आप एक चीज ध्यान दें, हमारे पास अमाउंट भी दो है, रेट भी दो है, तो सीधी सी बात है कि भाई पहले फंड के लिए जो फर्स्ट बॉन्ड का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो लगेगा, दूसरे फंड का जो पैसा है उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दूसरा वाला लगेगा, ठीक है। अब हमको जो रिजल्ट चाहिए आप वो देखें कि अगर हम मैट्रिक्स बनाते भी हैं, लेट सपोज कि अगर हम मैट्रिक्स बनाएंगे तो अमाउंट की एक मैट्रिक्स अलग बनाएंगे x रुपीज का और 30,000 माइनस x का, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो 5% और 7%। लेकिन आप रिजल्ट देखें, हमको रिजल्ट चाहिए 1800, तो यहाँ पर थोड़ा सा रफली समझ लें कि अगर 1800 हमको आंसर चाहिए, कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसको मैट्रिक्स में लिखते हैं, तो चलिए हमने मैट्रिक्स यहाँ पर लिख दिया। अब आप देखें क्या ये मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर क्या है, तो भाई एक रो है और एक कॉलम है। तो सीधी सी बात है कि अगर हमको रिजल्ट एक कॉलम एक रो का चाहिए तो हमको इन दोनों को इस तरीके से अरेंज करना होगा कि हमारा रिजल्ट 1 बाय 1 का है। बस इनको अरेंज किस तरह से करना है वो मेन बात है आपकी, ठीक है। तो अब आप देखें कि हमारे पास दो अमाउंट है और दो हमारे पास इंटरेस्ट रेट है, तो इनको हम इस तरीके से अरेंज करें, क्योंकि हमारे पास दो ये हैं दो ये हैं, तो हम 1 बाय 1 कैसे लाएंगे। तो देखिए दो मैट्रिक्स को हमको जमाना है मल्टीप्लाई में, जिससे हमको 1 बाय 1 की मैट्रिक्स मिल सके। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे जो स्टार्टिंग में होता है यहाँ पर एंड में होता है, उसी की हम बनाते हैं, उसी ऑर्डर में हमारा जो रिजल्ट मैट्रिक्स होता है वो आता है। तो सीधी सी बात है 1 बाय 2 कर लो और यहाँ पर 2 बाय 1 कर लो। समझ में आई बात। पहली मैट्रिक्स 1 बाय 2 की होनी चाहिए, दूसरी मैट्रिक्स 2 बाय 1 की होनी चाहिए, उसी कंडीशन में रिजल्ट आपका 1 बाय 1 आएगा। ये दोनों सेम है तो 1 बाय 1 की मैट्रिक्स आएगी रिजल्ट। तो 1 बाय 2 में अरेंज कर दो रुपीज को, ठीक है, दोनों अमाउंट को, और 2 बाय 1 में हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को अरेंज कर देते हैं। तो देखो सबसे पहले तो 1 बाय 2 में यानी एक रो दो कॉलम, तो एक रो तो पहला अमाउंट है x और दूसरा अमाउंट है 30,000 माइनस x। तो ये किस में अरेंज हो गया, एक रो दो कॉलम 1 बाय 2 में। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट को हमको 2 बाय 1 में अरेंज करना है, तो 2 बाय 1 मतलब कि दो रो, तो 5% और 7%, तो ये हो गया 2 बाय 1। तो देखो 1 बाय 2 की मैट्रिक्स 2 बाय 1 की मैट्रिक्स ये दोनों सेम, और इसमें आएगा हमारा रिजल्ट मैट्रिक्स, तो 1 बाय 1 की मैट्रिक्स आ जाएगी। बस इस तरीके से आपको अरेंज कर लेना है मैट्रिक्स को, जो भी आपकी रिजल्ट मैट्रिक्स आएगी उस हिसाब से। समझ में आ गई बात। तो बस बात खत्म हो गई यहाँ पर। तो ये जो चीज़ है अगर आपको ये लिखना है तो आप लिख लीजिए, मैं इसको हटा रही हूँ क्योंकि अब डायरेक्ट मैं मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स का यूज करके टोटल 1800 रुपीज इनको कैसे मिलेगा एक साल में ये मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो थोड़ा बहुत कुछ समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमको अरेंज करना है, बाकी ये अब मैं हटा रही हूँ। और आपको नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। सो अब आप देखें हमको चाहिए 1800 रुपीज, ठीक। ये मैट्रिक्स है आपकी 1 बाय 1 की मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया कि जो अमाउंट है हमारा, पहला अमाउंट है x रुपीज, दूसरा अमाउंट है 30,000 माइनस x रुपीज, तो ये जो है ये हो गई 1 बाय 2 में अरेंज, ठीक है। इसके बाद जो दूसरी मैट्रिक्स है वो 2 बाय 1 में होनी चाहिए थी, तो पहला जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 5%, दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7%, ठीक है, इक्वल 1800 1 बाय 1, ये है 2 बाय 1 की। बस ये हमारा पहला अमाउंट, ये हमारा दूसरा अमाउंट, ये हमारे पहले फंड का इंटरेस्ट, ये हमारे दूसरे फंड का रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक। समझ में आ गई बात। बस इसको सॉल्व कर देना है। तो भाई अब इनको परसेंटेज में लिख नहीं सकते तो इनको डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा, तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले ये तो हमने लिख दिया x, इसको एज इट इज रहने दीजिए और इसको भी ऐसे ही रहने दीजिए अभी 30,000 माइनस x
ठीक है, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 5% ये हो जाएगा 0.05, ये हो जाएगा 0.07 इक्वल टू 1800। ठीक, बस अब इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर एक ही रो है, एक ही कॉलम है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। x का मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.05 में, तो 0.05x बीच में प्लस 30,000 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.07 में। लेकिन ध्यान रखना है कि 0.07 का मल्टीप्लाई इस पूरे में होगा, मतलब यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी होगा। तो कर लेते हैं। तो 30,000 इंटू 0.07 बीच में माइनस 0.07x। मैट्रिक्स में ही लिखना है ना, ध्यान रखना है। 1800 और ये अब मैं हटा दे रही। समझ में आई बात? ये पहली स्टेप, ये दूसरी स्टेप, ये तीसरी स्टेप। 0.05x और 0.07x इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 0.02x। यहाँ हो जाएगा 7 3 21 2100। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 2100। अब आप देखें, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स हैं क्योंकि बीच में इक्वल लगा है, तो सीधी सी बात है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा। तो यहाँ पर भी एक ही एलिमेंट है, यहाँ पर भी एक ही एलिमेंट है, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर हो गई बात खत्म। तो यहाँ पर 0.02x प्लस 2100 इक्वल टू 1800। तो 2100 प्लस का उस तरफ जाके माइनस का, तो माइनस 0.02x इक्वल टू 1800 माइनस 2100। ठीक, आगे यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए यह माइनस 0.02x इक्वल टू, इनको माइनस करेंगे तो आ जाएगा माइनस 300। माइनस से माइनस कैंसिल, x इक्वल टू, अब 0.02x के मल्टीप्लाई में यहाँ के डिवाइड में, तो 300 डिवाइडेड बाय 0.02, तो x इक्वल टू, डेसिमल हटेगा तो यहाँ पर 2 0 एक्स्ट्रा आ जाएंगी, तो यहाँ हो जाएगा 30,000 डिवाइडेड बाय 2, तो यह आ जाएगा 15,000। तो अब आप देख पा रहे हैं कि जो हमारी x की वैल्यू आई है वो आई है 15,000 रुपीज़। मतलब जो पहला अमाउंट रहेगा वो 15,000 रहेगा और दूसरा भी 15,000 हो जाएगा, क्योंकि 30,000 में 15,000 आप माइनस करेंगे तो 15 ही तो आएगा। ठीक है, तो जो दूसरा अमाउंट है, फर्स्ट अमाउंट, ठीक है, और सेकेंड अमाउंट क्या रहेगा, 30,000 माइनस x, तो ये हो जाएगा 30,000 माइनस 15,000 मतलब कि 15,000। ठीक है, तो ये सेकंड अमाउंट। ठीक, बात खत्म। तो हमको दोनों अमाउंट बताने थे कि पहले फंड में कितना अमाउंट हम इन्वेस्ट करें, दूसरे फंड में कितना अमाउंट इन्वेस्ट करें, जिससे हमको पूरे एक साल में जो इंटरेस्ट है वो मिल सके 1800। बात खत्म। ठीक है, तो इसको नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब इसी का हम देखेंगे सेकंड पार्ट। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब इसका जो सेकंड पार्ट है इसमें कुछ नहीं करना है। 2000 रुपीज़ का बोल रहे हैं हमको क्वेश्चन में कि अगर 2000 रुपीज़ हमको पूरे एक साल का अगर इंटरेस्ट चाहिए तो उस कंडीशन में हम दो अमाउंट किस तरह से डिसाइड करेंगे, पहले फंड के लिए और दूसरे फंड के लिए। तो सीधी सी बात है, वही सेम आपको करना है जैसा कि हमने फर्स्ट में किया था। पूरा एक एक चीज़ लिख कर कि जो हम फर्स्ट अमाउंट सपोज किया हमने x सपोज किया, दूसरा हो जाएगा 30,000 माइनस x। ठीक है, पहले फंड में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% है, दूसरे में है 7%। ठीक है, लेकिन हमको रिजल्ट में यहाँ पर चाहिए 2000। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो सेम टू सेम सारी की सारी कैलकुलेशन होंगी। यहाँ पर भी आ जाएगा 2000। ठीक है, सारी की सारी सेम चीज़ें, बस आगे जाके हमको सॉल्व करना है। यहाँ पर आ जाएगा 2000। ठीक, क्लियर? तो अब यहाँ पर क्या होगा कि ये 21, बिल्कुल सेम टू सेम सारी की सारी कैलकुलेशन है। अब ये जो 2100 है प्लस का उस तरफ जाके माइनस का, तो 2000 में से माइनस होगा 2100, तो क्या आएगा, सेम टू सेम है, माइनस 0.02x इक्वल टू, यहाँ पर बचेगा माइनस का 100, माइनस से माइनस कैंसिल, x इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 0.02, तो x इक्वल टू, डेसिमल हटेगी तो यहाँ 2 0 आ जाएंगे,
डिवाइडेड बाय 2, 2 5 आर 10। तो जो पहला अमाउंट है वो आया है 5000, दूसरा अमाउंट कितना आ जाएगा, तो 30,000 में से 5,000 आप माइनस करोगे तो ये आएगा 25,000 रुपीज। ठीक, तो पहला अमाउंट है 5,000, दूसरा अमाउंट है 25,000, खत्म। ठीक, तो ये हो गया है आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 को बस यही समझना है आपको कि हमको क्वेश्चन में यही बोला गया था कि 30,000 जो ट्रस्ट फंड है उसके पास है, वो दो फंड में उसको इन्वेस्ट करना चाहता है। तो पहले फंड और दूसरे फंड का अमाउंट हमको बताना था, जिससे हमको एक साल का इंटरेस्ट 1800 मिल जाए पहले पार्ट में, और दूसरे पार्ट में 2000 रुपीज हमको इंटरेस्ट मिल जाए। तो कितना पैसा पे करना चाहिए पहले फंड में और दूसरे फंड में। ठीक है, तो हमने सपोज कर लिया x, और दूसरा ऑब्वियसली टोटल में से आप उसको माइनस कर दीजिए तो आपको दूसरा अमाउंट मिल जाएगा। और मैट्रिक्स किस तरह से हमने अरेंज करी ये आपको पता चल ही गया कि ये वही 1/1 की मैट्रिक्स है, तो हमको इस तरह से अरेंज करना है कि ये 1/2 की रहे या 2/1 की रहे, बस बात खत्म। ठीक है, तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। मैं इसको लिख नहीं रही हूँ, बस इसमें जो भी चीज़ें हैं वो मैं यहाँ पर जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो लिख लूँगी। ठीक है, द बुक शॉप ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल हैज़ 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स। तो 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स हैं, तो यहाँ पर हमने लिखा केमिस्ट्री बुक्स हैं 10 डजन। ठीक है, और टोटल बुक्स अगर फाइंड करें तो ये हो जाएगा 10 इंटू डजन मतलब 12, 120 बुक्स किसकी, केमिस्ट्री की। ठीक, इसके बाद हमको बोला जा रहा है 8 डजन फिजिक्स बुक। इसके बाद 10 डजन इकोनॉमिक्स। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। द बुक शॉप ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक, 8 डजन फिजिक्स बुक, 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स। Their selling price are 80 रुपीज, 60 रुपीज एंड 40 रुपीज ईच रिस्पेक्टिवली। अब हर एक बुक की बात हो रही है कि 80, 60, 40 रिस्पेक्टिवली बोला है, मतलब कि अगर केमिस्ट्री की एक बुक की बात करें तो केमिस्ट्री की एक बुक कितने में उसका सेलिंग प्राइस क्या है, 80 रुपीज, और जो फिजिक्स है उसकी एक बुक का प्राइस है 60 रुपीज, और यहाँ पर इकोनॉमिक्स की एक बुक का प्राइस है 40 रुपीज। ठीक है, तो यहीं पर ही मैं लिख देती हूँ selling price of ठीक, जो जो चीजें दी थी वो हमने लिख ली। अब हमको बोला जा रहा है फाइंड द टोटल अमाउंट द बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। भाई फिर से यहाँ पर आपका मैट्रिक्स का यूज करके आपको टोटल सेलिंग प्राइस बताना है कि अगर 120, 96 और 120 ये टोटल बुक्स को अगर बेचकर उसको जो भी पैसा मिल रहा है वो आपको टोटल अमाउंट बताना है। तो सिंपल अगर आप करते तो आप क्या करते कि केमिस्ट्री की जो बुक है उसका जो रेट है, तो टोटल बुक में आप एक बुक के रेट का मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, फिजिक्स की जितनी भी टोटल बुक है उनमें एक फिजिक्स की बुक के रेट का मल्टीप्लाई कर दोगे, सेम इकोनॉमिक्स में 120 और 40 का मल्टीप्लाई कर दोगे, और सभी को आप ऐड कर दोगे। ये सिंपल तरीका है, लेकिन हमको मैट्रिक्स का यूज करना है। अब मैट्रिक्स का यूज करना सीधी सी बात है कि जो भी आपका टोटल अमाउंट आएगा, जो भी अमाउंट आएगा, लेट सपोज कि टोटल अमाउंट x, हमने सपोज कर लिया कि लेट द टोटल अमाउंट फ्रॉम सेलिंग ऑल बुक्स। अगर सारी की सारी बुक्स को जो शॉपकीपर है वो बेच देता है तो जो टोटल अमाउंट आएगा वो x रुपीज आता है। अब सीधी सी बात है कि अगर आप x को एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हो, क्योंकि आपको जो सोल्यूशन करना है वो मैट्रिक्स के ही थ्रू करना है, मैट्रिक्स अलजेब्रा का यूज करना है, तो अगर आपको मैट्रिक्स का यूज करके करना है तो सीधी सी बात है कि जो आंसर आएगा वो मैट्रिक्स के फॉर्म में आएगा। अब मैट्रिक्स अगर आप देखें तो ये भी 1/1 की मैट्रिक्स है। 1/1 की मैट्रिक्स से कहने का मतलब ये है कि जो दो मैट्रिक्स आएंगी, तो अभी आपने देखा आप क्या करोगे, 120 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे प्लस 96 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे प्लस 120 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे प्लस, तो ये आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो रहा है एक तरीके से। तो दो मैट्रिक्स का आपको मल्टीप्लाई करना होगा। अब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है, कहने का क्या मतलब हुआ कि इसकी रो और इसके कॉलम
1 और 1 होने चाहिए। पहली मैट्रिक्स की रो और दूसरी मैट्रिक्स का जो कॉलम है वो 1 और 1 होना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट मैट्रिक्स 1 बाय 1 की है। ठीक है, अब इसके बाद देखें आप, ये डिपेंड करेगा आपकी बुक्स पे और सेलिंग प्राइस पे। तो बुक्स देखें तो बुक्स है केमिस्ट्री, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, मतलब यहाँ पर 3 चीजें हैं आपके पास। तो यहाँ पर आपको जो रो रखनी है वो एक ही रखनी है, कॉलम भले से आप कितने भी रख लो। तो कॉलम यहाँ पे 3 रखेंगे, क्योंकि हमारे पास केमिस्ट्री, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स 3 टाइप की बुक है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका केमिस्ट्री, यहाँ आ जाएगा फिजिक्स और यहाँ इकोनॉमिक्स। और आपको ऑर्डर चेंज नहीं करना है, जो ऑर्डर आपको दिया है उसी ऑर्डर में आपको लिखना है। ठीक है, तो केमिस्ट्री, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स 1/3, देखो 1 रो 3 कॉलम। क्लियर। अब यहाँ की बात करते हैं, तो यहाँ पर ये होना चाहिए 3/1 का, क्योंकि ये 3 है तो ये भी 3 होना चाहिए, तभी तो मल्टीप्लाई हो सकता है। और 1/1 की आपकी रिजल्ट मैट्रिक्स रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको 3 कॉलम लेना है। तो जो रेट है आपके, सेलिंग प्राइस ऑफ केमिस्ट्री, सेलिंग प्राइस ऑफ फिजिक्स, सेलिंग प्राइस ऑफ इकोनॉमिक्स, तो जिस ऑर्डर में इसको लिखा है उसी ऑर्डर में आपको इसका रेट लिखना होगा। तो अब 3 रो हैं, तो यहाँ पर आएगा सेलिंग प्राइस केमिस्ट्री, सेलिंग प्राइस फिजिक्स और सेलिंग प्राइस इकोनॉमिक्स। अगर इस तरीके से आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 1/1 की मैट्रिक्स आपको मिल जाएगी, रिजल्ट मैट्रिक्स। ठीक, तो ये चीज आपको थोड़ा सा रफ में करके देखनी होगी। चलिए करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमने ये बनाई 1/1 की मैट्रिक्स, और सॉरी 1/3 की मैट्रिक्स बनाएंगे हम, जिसमें हम जो नंबर ऑफ बुक्स हैं केमिस्ट्री, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, तो लिख लेते हैं। तो ये हो गई आपकी केमिस्ट्री की बुक, ये हो गई आपकी फिजिक्स की बुक, और ये हो गई आपकी इकोनॉमिक्स की बुक। ठीक, तो 1 रो 3 कॉलम 1/3 की मैट्रिक्स। इसके बाद सेलिंग प्राइस ऑफ केमिस्ट्री, फिर सेलिंग प्राइस ऑफ फिजिक्स, सेलिंग प्राइस इकोनॉमिक्स, 3 कॉलम बनाने हैं। ठीक है, तो 3 कॉलम बनाएंगे। सेलिंग प्राइस ऑफ केमिस्ट्री 80, सेलिंग प्राइस ऑफ फिजिक्स 60, सेलिंग प्राइस ऑफ इकोनॉमिक्स 40 रुपीज। तो चाहे तो आप इसको लिख लीजिए पहले, फिर बाद में आप एक स्टेप ये करिए। ठीक, चलिए, तो इसको अगर आपको नोट करना है तो आप कर लीजिए, मैं इसको हटा रही हूं। इक्वल टू क्या अमाउंट मिलेगा हमको, x। ठीक, बस खत्म। इस मैट्रिक्स का और इस मैट्रिक्स का आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो कैसे करेंगे, ये रो है, ये कॉलम है, तो एक ही रो है, एक ही कॉलम है, कोई दिक्कत नहीं है। पहली रो का पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, मिल जाएगा आपको। 120 का 80 में करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, पहली रो का पहले कॉलम में करें, बीच में प्लस लगते जाएगा। 96 का 60 में, प्लस 120 का 40 में। यह आपका एक एलिमेंट आ गया, एक ही एलिमेंट तो चाहिए था हमको, x। देखते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये मिला, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो ये मिला, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो ये मिला। अब इन सभी को ऐड कर देंगे। दोनों इक्वल मैट्रिक्स है, यहाँ पर भी एक एलिमेंट है, यहाँ पर भी एक एलिमेंट है, दोनों करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है। तो यहाँ से x इक्वल टू आपका आ जाएगा 20,160। ठीक है, तो मतलब कि जो टोटल अमाउंट है वो आ गया हमारा ₹20,160। खत्म। ठीक, समझ में आ गई बात। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 20। नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। सो ये दोनों क्वेश्चन है हमारे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22। तो ध्यान से समझें, हमको इसके इन दोनों क्वेश्चन के लिए ये दिया गया है कि अज्यूम कैपिटल X, कैपिटल Y, कैपिटल Z, कैपिटल W एंड P आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर। तो अब ये ऑर्डर दिए हैं रिस्पेक्टिवली। कहने का मतलब ये है कि X का ऑर्डर है 2/n, Y का ऑर्डर है 3/k, Z का है 2/p, W का है n/3 एंड P का है p/k रिस्पेक्टिवली। तो मतलब पहला जो मैट्रिक्स है उसका पहला वाला हमारा ऑर्डर दिया है यहाँ पर, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा और पांचवे का पांचवा ऑर्डर। ठीक है, इस तरीके से। और उससे रिलेटेड हमसे ये 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं और करेक्ट आंसर हमको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हमको ये बोला जा रहा है द रेस्ट्रिक्शन ऑन n, k एंड p सो दैट py प्लस wy विल बी डिफाइंड आर। तो सबसे पहले तो इसको हम देखें, यहाँ पर हमको क्या बोला जा रहा है, ऑप्शंस आप देख लीजिए। ऑप्शंस में हमको k की वैल्यू 3 दी है, p की वैल्यू n दी है, यहाँ पर k इज आर्बिट्ररी, p 2, यानी कि सीधी सी बात है कि k और p की वैल्यू अगर हम फाइंड कर लेते हैं
तो हमको यहाँ से आंसर सेलेक्ट करने में आसानी रहेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले तो देखें पी वाई प्लस डब्ल्यू, तो यहाँ पर मैं रफली समझा रही हूँ, है ना, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई। कहने का क्या मतलब हुआ कि p और y का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो सबसे पहले तो आप p का जो ऑर्डर है वो देखें। तो p का ऑर्डर क्या है, p के, p बाय k। y का ऑर्डर क्या है, 3k। तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किस कंडीशन में होता है, जब ये और ये इक्वल होते हैं। यहाँ पर हमको यही दिया है पी वाई, मतलब पी और वाई का मल्टीप्लाई हो रहा है, और पी और वाई का मल्टीप्लाई उसी कंडीशन में हो सकता है जिस कंडीशन में के और ये 3 इक्वल रहें। ये दोनों इक्वल रहेंगे तभी तो इसका ऑर्डर पी के रहेगा। ठीक, समझ में आई बात। मतलब यहाँ से हमको ये पता चल गया कि जो पी वाई मल्टीप्लाई करने पे आएगा उसका ऑर्डर रहेगा पी बाय के, और यहाँ से के की वैल्यू मिल गई 3, के इक्वल टू 3। ये दोनों इक्वल होने चाहिए ना मल्टीप्लाई के लिए, ठीक है। तो के 3 मिल गया। तो देख लेते हैं के 3 कहाँ है, एक तो यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। यहाँ के 2 है, यहाँ के इज आर्बिट्ररी P2, यानी कि ये ऑप्शन भी नहीं है, ये ऑप्शन भी नहीं है। इन दोनों में से आप सेलेक्ट करना है हमको आगे। तो यहाँ से देखो पी वाई का काम खत्म। अब डब्ल्यू वाई को देखते हैं। सो डब्ल्यू का ऑर्डर क्या है, देखें जरा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, N3। और y का ऑर्डर 3k। तो यहां से आप देखें ये दोनों तो इक्वल रहेंगे। यहां से जो डब्ल्यू वाई का ऑर्डर आएगा वो nk आएगा। ठीक है, लेकिन हमको इन दोनों के एडिशन का ऑर्डर देखना है। तो दोनों का ऑर्डर देख लिया यहाँ पे, pk nk। अब पी वाई का हमने ऑर्डर पता कर लिया, डब्ल्यू वाई का ऑर्डर पता कर लिया, और इससे पहले के इक्वल टू 3 भी हम फाइंड पहले ही कर चुके हैं। तो अब हमको ये देखना है कि सीधी सी बात है, दो मैट्रिक्स कब ऐड होती हैं, जब उन दोनों का ऑर्डर सेम हो। तो देखो यहाँ पर क्या है, पी बाय के, और यहाँ पर है एन बाय के। तो के तो चलो हटा दो क्योंकि ये तो सेम आ ही रहा है। यहाँ पर इसकी रो है पी और यहाँ पर इसकी रो है एन, मतलब दोनों ये भी इक्वल होने चाहिए। तो सीधी सी बात है, के इक्वल टू एन आ गया और पी इक्वल टू एन आ गया। तो यहाँ पर देख लो जो पहला ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट होगा, के इक्वल टू 3 और पी इक्वल टू एन। समझ में आई बात, क्लियर, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 21 था उसका करेक्ट ऑप्शन है ए। अब हम करते हैं इसका 22 में क्या बोला जा रहा है, इफ एन इक्वल टू पी, मतलब एन और पी तो हमको इक्वल दिया है, देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है। तो यहाँ पर आप देखें एक्स का ये क्या है, स्केलर, यानी सारे एलिमेंट में 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो एक्स का ऑर्डर रहेगा वही 7x का ऑर्डर रहेगा। तो 7x का ऑर्डर वही रहेगा जो x का रहेगा। तो x का ऑर्डर देख लो आप क्या है, 2/n। इसमें से माइनस करना है 5z, तो 5z के लिए z का ऑर्डर देख लो, z का ऑर्डर है 2/p। ठीक है, और हमको ये बोला जा रहा है कि n और p तो इक्वल हैं ही। ठीक, n और p तो इक्वल हैं ही। तो सीधी सी बात है, दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन हम किस कंडीशन में कर सकते हैं, जब दोनों के ऑर्डर जो रहे ये सेम रहे। n इक्वल टू तो p दिया है ना, तो n और p अगर इक्वल हैं तो 2/n और 2/p तो इक्वल होंगे ही होंगे, खत्म। तो जो हमारा आंसर रहेगा, जो पहली मैट्रिक्स है उसका जो भी ऑर्डर है वही इसका ऑर्डर रहेगा, 2/n। ठीक, तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 2/n। कहाँ है आंसर, ये रहा 2/n। ठीक, अब आपको p/2 नहीं कर देना है, इस चीज का ध्यान रखें। हमको क्लियरली यहाँ पर 7x का ऑर्डर क्या है हमारा, 2/n, और 5z का जो ऑर्डर है वो क्या है, 2/p। क्वेश्चन में 2/p है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो पहली जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 2/n, और स्टार्टिंग में इसकी भी रो 2 हमको बोली गई है, इसकी भी रो 2 बोली गई है। समझ में आई बात, इसलिए इस चीज का ध्यान रखना है कि पहली मैट्रिक्स 2/n मतलब 2/n, बात खत्म। तो इसका आंसर है बी, इसका आंसर है ए बी। क्लियर, समझ में आ गई बात। सो ये जो दोनों क्वेश्चन थे ये हमारी इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन थे। तो आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे। आई होप कि आज की क्लास में जो क्वेश्चंस हमने किए हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।